हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए कक्षा 12 के क्लास 12 लेक्चर 12 और चैप्टर है एल्केन एंड क्लास 12 में अगले लेक्चर में यानी कि 12वें लेक्चर में चैप्टर वही है एल्केन एंड एल्यूरिन। इसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज में है मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया। इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी एल्किल हैलाइड या एलो एल्केन है सोडियम धातु से क्रिया करता है तो सब क्रिया को ऊर्जक क्रिया कहते हैं। अगर जिंक धातु से क्रिया करता है तो फ्रैंकलैंड क्रिया कहते हैं। और अगर मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है तो उत्प्राप्त यौगिक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर कोई भी एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से क्रिया करता है तो उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। चलिए इसकी क्रिया देखिए। ये आपका हेलो एल्केन है। मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर RMgX जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। RMgX जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ये प्राप्त होता है। ये आपका हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ पर हम CH3Cl ले लें प्लस Mg ड्राई ईथर और हीट कर देंगे तो CH3 MgCl। ये है फ्लोरोमीथेन और मैग्नीशियम धातु, ये है मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। हैलाइड के स्थान पर क्लोराइड है, क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड कर देंगे। इसको भले लिख सकते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब हैलाइड में पर्टिकुलर फ्लोरीन है तो क्लोराइड लिखेंगे। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमको प्राप्त हो गया। अगर हम यहाँ पर एथिल समूह ले लें CH3 CH2Br प्लस मैग्नीशियम धातु ड्राई ईथर और नॉर्मल टेम्परेचर अर्थात रूम टेम्परेचर, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। ये बन जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो गया। देखिए इसका उपयोग क्या है। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सब में कार्बन जो है धनायन के रूप में होता है, कार्बोनियम आयन के रूप में होता है। जितने भी कार्बन के कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन कार्बोनियम आयन के रूप में होता है। लेकिन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है। कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है, जबकि अन्य में क्या है? कार्बोनियम आयन को हम क्या कर सकते हैं?
इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होता है उसमें कार्बन कार्बोनियम आयन के रूप में अर्थात इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होता है, जबकि ग्रिग्नार्ड कर्मक में आर जो है कार्बन आर माइनस के रूप में न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है। इसका काम है ये जहां भी जुड़ता है या जिस यौगिक से जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 कम कर देता है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 कम कर देता है और डिग्री उसकी बढ़ा देता है, कार्बन की डिग्री बढ़ जाती है, डिग्री बढ़ जाती है। अर्थात इसका उपयोग जो है कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। जितने भी न्यूक्लियोफाइल कार्बन होते हैं या जितने भी कार्बन न्यूक्लियोफाइल के रूप में होते हैं कहाँ होते हैं? ग्रिग्नार्ड कर्मक में। तो ग्रिग्नार्ड कर्मक का उपयोग हमेशा कार्बन की डिग्री बढ़ाने में या उस कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है और साथ ही साथ वो उस कार्बन की 1 डिग्री यानी कि 1 ऑक्सीडेशन नंबर घटा देता है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 घटा देता है और डिग्री 1 बढ़ा देता है, अर्थात कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ जाती है। तो ये पूरा मैग्नीशियम धातु से क्रिया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको आप कर सकते हो। इसका उपयोग क्या, महत्व क्या है ग्रिग्नार्ड कर्मक का? ग्रिग्नार्ड कर्मक के जो कार्बन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में होता है, इसीलिए इसका उपयोग कार्बन की डिग्री बढ़ाने में या कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है और साथ ही साथ उस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 घट जाती है। चलिए अगला देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अगला है चौथा रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? यदि कोई अभिक्रिया किसी नाभिक स्नेही के द्वारा या किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापित होती है या संपन्न होती है या प्रारंभ होती है या कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यदि कोई अभिक्रिया किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा संपन्न की जाती है या किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रारंभ कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको एसएन से प्रदर्शित करते हैं। एसएन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा संपन्न की जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। इसको कहते हैं एका अणुक अभिक्रिया, एका अणुक अभिक्रिया और इसको कहते हैं द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला SN1 दिखाता है कि एक अणुक है और SN2 दिखाता है कि ये द्विअणुक है। इसमें अभिक्रिया की दर एक चरण पर निर्भर करती है, इसमें अभिक्रिया की दर 2 चरणों पर निर्भर करती है, अर्थात इसमें एक अवस्था ऐसी भी आती है जिसको हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले SN1 अभिक्रिया, एक अणुक अभिक्रिया किसे कहेंगे?
देखिए, जो SN1 अभिक्रिया होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। कैसे कैसे? सबसे पहले किसी न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में जो आपका एल्किल हैलाइड है या न्यूक्लियोफाइल, किसी न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में इसका सबसे पहले हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है। हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है। विषमांगी विदलन, विषमांगी विदलन होगा तो हमको कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा, कार्बोनियम आयन, और साथ ही साथ हैलाइड आयन, हैलाइड आयन। तो सबसे पहले हेलोएल्केन का किसी न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में विषमांगी विदलन होता है, जिससे हमें 2 प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं, कार्बोनियम आयन और हैलाइड आयन। फिर सेकेंड स्टेप में इस कार्बोनियम आयन पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उत्क्रम विन्यास का उत्पाद प्राप्त होगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, उत्क्रम विन्यास, उत्क्रम विन्यास का उत्पाद हमें प्राप्त होगा। उत्क्रम विन्यास का उत्पाद क्या होगा? ऐसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इससे जुड़ जाएगा और बना लेगा एल्कोहल, एल्कोहल। तो इस तरीके से इसकी अभिक्रिया जो होती है वो 2 चरणों में होती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में होमोलिटिक फिजन होता है, हेट्रोलिटिक फिजन होता है, सॉरी हेट्रोलिटिक फिजन होने के पश्चात हमें 2 प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं, कार्बोनियम आयन और हैलाइड आयन। और इस कार्बोनियम आयन पर उत्क्रम विन्यास के द्वारा या कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद उत्क्रम विन्यास के द्वारा ये एल्कोहल को बनाता है। अब ये अभिक्रिया अर्थात इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जितनी भी अभिक्रियाएं SN1 की होंगी वो इस तरीके से होंगी, अर्थात कि जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से हो जाता है, देखिए निष्कर्ष क्या निकला कि जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से हो जाता है वे हमेशा SN1 अभिक्रिया देते हैं, अर्थात जो वियोजन के पश्चात या जो आयनन के पश्चात हमेशा अस्थाई या अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं या अस्थाई कार्बोनियम आयन बनाते हैं, वे सदैव SN1 अभिक्रिया देते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, निष्कर्ष क्या निकला इससे कि जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से हो जाता है, अर्थात जो अस्थायी कार्बोनियम आयन देते हैं। देखिए इसका सबसे पहले क्या होगा, हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक फिजन होगा, हेट्रोलिटिक फिजन होगा तो ये अस्थायी कार्बोनियम आयन बनाएगा, अस्थायी कार्बोनियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और ये सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन है, स्टेबल कार्बोनियम आयन, और ये क्या है, क्लोराइड आयन है। तो हमें अस्थायित्व, अधिकतम अस्थायित्व वाला या मैक्सिमम अस्थायित्व वाला कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा। इस कार्बोनियम आयन पर, इस कार्बोनियम आयन पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, मान लीजिए OH माइनस है
ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो उत्क्रम विन्यास का उत्पाद उत्क्रम विन्यास द्वारा एक नया उत्पाद बनाएगा 3 डिग्री का एल्कोहल। ये 3 डिग्री एल्कोहल है। इसका आईपीएससी नाम 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। ये सबसे स्टेबल है और स्टेबल होने के कारण उत्क्रम विन्यास का उत्पाद हमें प्राप्त होगा। जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए OH- है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो उसका कंपाउंड प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये हमेशा इसकी जो क्रिया करने की दर है केवल प्रथम चरण पर निर्भर करती है, केवल सिंगल चरण पर निर्भर करती है। इसलिए इसको SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। ये जो 1 है ये बताती है कि इस के अभिक्रिया करने की दर अभिक्रिया के प्रथम चरण पर निर्भर करती है। केवल एक चरण में अभिक्रिया पूरी हो जाती है। और इस तरीके से आप जितने भी एल्किल हैलाइड हैं जो अस्थायी कार्बोनियम आयन देते हैं, जो आसानी से आयनिक हो जाते हैं या जिसका आयनन आसानी से हो जाता है, वे सब के सब SN1 अभिक्रिया देंगे। और इसके अलावा अब बारी आती है SN2 अभिक्रिया की। तो यहाँ पर जो 2 है वो इंडिकेट करता है कि इसमें 2 चरण होंगे। 2 चरण होने का मतलब कि अभिक्रिया की जो दर है वो 2 चरणों पर निर्भर करेगी। यानी कि SN1 अभिक्रिया केवल एक चरण पर निर्भर करती है, जबकि SN2 अभिक्रिया 2 चरणों पर निर्भर करती है। तो पहला निष्कर्ष यही था कि जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से होता है वे हमेशा SN1 अभिक्रिया देते हैं। और दूसरा है जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से नहीं होता। चलिए SN2 अभिक्रिया देखते हैं। SN2 अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब SN1 अभिक्रिया आपको क्लियर हो जाएगा तो उसका जस्ट अपोजिट होता है SN2 अभिक्रिया। और SN2 अभिक्रिया देखिए ये कहता है कि जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से नहीं होता, जैसे मेथिल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड, जैसे मेथिल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड, जिन एल्किल हैलाइडों का आयनन आसानी से नहीं होता है वे हमेशा SN2 अभिक्रिया देते हैं। नहीं होता है, इसका जो आयनन है वो आसानी से नहीं होता है। जिसका आयनन आसानी से होता है वे सब SN1 अभिक्रिया देते हैं, और जिसका आयनन आसानी से नहीं होता है वे सब SN2 अभिक्रिया देते हैं। जैसे CH3Cl प्लस NaOH यहाँ पर ये SN2 अभिक्रिया देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसका आयनन आसानी से नहीं होता है। मोनो मीथेन, और ये बन जाएगा CH3OH प्लस NaCl, ये हो गया मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। अब ये सब के सब जो है यानी कि जितने भी प्राइमरी हैलाइड हैं, जितने भी मेथिल हैलाइड हैं, अब प्राइमरी हैलाइड ले लेते हैं CH3 CH2Cl प्लस NaOH, या यहाँ पर आप KOH भी ले सकते हो। ये हो गया एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड। ये SN2 अभिक्रिया देगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि जितने भी प्राइमरी हैलाइड हैं, जितने भी मेथिल हैलाइड हैं, वो सब SN2 अभिक्रिया देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनका आयनन आसानी से नहीं होता है, और जिनका आयनन आसानी से हो जाता है वे सब SN1 अभिक्रिया देते हैं। ये बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस NaCl, ये हो गया एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। एथेनॉल या आईपीएससी नाम लिखेंगे तो एथिल एल्कोहल।
ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन से SN1 अपक्रिया देते हैं, कौन से SN2 अपक्रिया देते हैं। अब एक चीज इसमें बच रहा है, जैसे हमने कह दिया कि जितने भी टर्सरी एल्किल हैलाइड हैं या जिनका आयनन सबसे आसानी से हो जाता है या जो आयनन के पश्चात स्थायी कार्बोनियम आयन देते हैं, वे सब SN1 अपक्रिया देते हैं। लेकिन जिनका आयनन आसानी से नहीं होता, जैसे मेथिल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, वे सब SN2 अपक्रिया देते हैं। इसका मतलब कि जो बीच वाला बच रहा है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, आपका 3 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, ये आपका SN1 अपक्रिया देगा, ये दोनों SN2 अपक्रिया देंगे। बच रहा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसका मतलब ये कौन सी अपक्रिया देगा, ये दोनों देगा। ये SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है, दोनों प्रकार की अपक्रियाएं दे सकता है। दो चीजें अगर आपको क्लियर है, पहला कि जिनका एल्किल हैलाइड आसानी से होगा अर्थात 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, वे SN1 देंगे, और प्राइमरी हैलाइड, 0 डिग्री हैलाइड यानी कि मेथिल हैलाइड, ये सब SN2 अपक्रिया देंगे। और जितने भी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं, ये दोनों प्रकार की अपक्रियाएं देंगे। कैसे पता चलेगा कि कौन SN1 दे रहा है, कौन SN2 दे रहा है? ये निर्भर करता है न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर। न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को देखकर हम बता सकते हैं कि ये कौन सी अपक्रिया देगा, SN1 देगा, SN2 देगा। यानी कि जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये हमको दोनों प्रकार की अपक्रियाएं देगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि कौन SN देगा, कौन SN2 देगा। इसके आगे हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। ओके।